नमस्कार दोस्तों, द सेकंड फिल्मी क्यूएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हर रविवार हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपके अगले सवाल क्या है, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो चलिए लेते हैं आज के हमारे पहले कमेंट को। दोस्तों, पहला कमेंट आया है एमी क्रिएटर की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट लाइनअप ऑफ अल्लू अर्जुन एंड व्हाट विल इट डू विद डायरेक्टर भंसाली सर एंड हिज अपकमिंग नेक्स्ट विद त्रिविक्रम श्रीनिवास। इट्स स्टोरी सच ए टेकन फ्रॉम द महाभारत पीरियड। देखिए, बेसिकली यहाँ पर भाई साहब का क्वेश्चन ये है कि अल्लू अर्जुन के अगले लाइनअप कौन से होने वाले हैं। रिसेंटली हुआ यह था कि अल्लू अर्जुन की एक फोटो वायरल हुई थी, जहां पर अल्लू अर्जुन भंसाली सर के घर में विजिट करते हुए नजर आए थे। उसी के बाद से ये स्पेकुलेशन लगने लगी थी कि शायद भविष्य में अल्लू अर्जुन भंसाली सर के साथ किसी फिल्म में काम कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये वाकई इंटरेस्टिंग होगा। कहाँ एक तरफ इंडिया का सबसे बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, वहीं दूसरी तरफ भंसाली सर जो कि अपनी फिल्मों को इतने बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग कमाल की होती है, सेट्स इतने बड़े होते हैं। तो ये जो एक कोलैबोरेशन है ना, ये इंडियन सिनेमा में एक बड़ा कोलैबोरेशन के तौर पर टर्न आउट हो सकता है। अगर होता है तो मैं तो फिलहाल इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और सेकंड इसी में इनका क्वेश्चन ये है कि क्या इनकी फिल्म त्रिविक्रम श्रीनिवास के सर के साथ होने वाली है। हाँ हाँ, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इनकी जो अगली फिल्म है वो त्रिविक्रम श्रीनिवास सर के साथ होगी। देखिए, त्रिविक्रम श्रीनिवास सर ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक तो पहली बात उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ अब तक 3 फिल्में बनाई हैं। एक है जुलाई, दूसरी थी सन ऑफ सत्यमूर्ति और तीसरी थी अला वैकुंठा पुरमुलो। तीनों ही फिल्में सक्सेसफुल रही, 100% सक्सेस रेशियो है, इसीलिए ये एक्टर डायरेक्टर दोबारा से कोलैब करने वाले हैं। ठीक है, इनका क्वेश्चन इसमें यह है कि क्या ये इसकी कहानी महाभारत पीरियड से होगी। देखिए, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि त्रिविक्रम श्रीनिवास सर की जो फिल्में होती हैं उसमें कुछ ना कुछ एक हिस्टोरिकल टच हमें शुरू से देखने को मिलता है। फिर चाहे उनके बड़े बड़े जो भारी भरकम डायलॉग होते हैं उनकी बात कर लो, या फिल्मों के टाइटल जैसे कि अरविंदा समिता वीरा राघवा या फिर अला वैकुंठा पुरमुलो, इन टाइटल्स की मीनिंग क्या है मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है। हो सकेगा तो मैं ऊपर आपको लिंक दे दूंगा। तो बहरहाल ऐसा कहा जा रहा है कि क्या इनकी फिल्म जो है हिस्टोरिकल पीरियड या फिर हमारे महाभारत से इंस्पायर्ड हो सकती है। देखिए, अभी इस पर कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन ये जो डायरेक्टर साहब हैं इनकी फिल्मों में थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का टच रहता है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन त्रिविक्रम श्रीनिवास सर, देखिए त्रिविक्रम श्रीनिवास सर भी तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। वहाँ से तेलुगु इंडस्ट्री से एस राजामौली हो गए, अपने सुकुमार सर हो गए, पुरी जगन्नाथ हो गए, इन्होंने तो एटलीस्ट पैन इंडिया पर कुछ ना कुछ अटैम्प्ट करके रखा है। लेकिन त्रिविक्रम सर के अभी पैन इंडिया पर उस तरह के अटैम्प्ट हमें देखने को मिले नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो भी अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट पैन इंडिया पर लेकर आएंगे और वो ये फिल्म हो सकती है। इससे बड़ा मौका तो क्या ही होगा। मतलब पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन की कोई फिल्म आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि त्रिविक्रम श्रीनिवास सर को भी पैन इंडिया पर अटेम्प्ट करना चाहिए और ये एक बेस्ट डिसीजन होगा। खैर, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर निशांत कुमार जी का क्वेश्चन है कि बैडस रवि कुमार फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। देखिए, आजकल आप देख रहे हो कि बॉलीवुड की फिल्में कितनी बुरी तरह से पिट रही हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कोविड के बाद भाई ऐसा क्या हुआ कि जितनी रीजनल इंडस्ट्रीज थी, फिर चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ा हो, मराठी हो, सब इंडस्ट्री ने धीरे धीरे पिकअप कर लिया। जहाँ मतलब कोविड के पहले वो फिल्में जितना कलेक्शन करती थी, आज की तारीख में ऑलमोस्ट उतना करने लगी। लेकिन बॉलीवुड की फिल्में कहाँ पर मात खा रही हैं, ये बहुत ही सोचने का विषय है। आगे किसी ने क्वेश्चन किया तो उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल बैडस रवि कुमार की बात करें तो हाँ, मैं बातों को जिस तरह से लेकर आ रहा था उसमें यह था कि देखिए, अभी रिसेंटली आज़ाद रिलीज हुई थी, उसने कितना डे 1 पर कमाया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास कमाया। ठीक, नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे में बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में आई, वो भी बहुत अच्छा कलेक्शन करके नहीं दिखा पा रही। लेकिन ये जो बैडस रवि कुमार है ना, ये जो आज का जो बॉक्स ऑफिस सिनेरियो है, बॉक्स ऑफिस गिमिक है, उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। जब ये हिमेश रेशमिया की मीम्स वायरल हो रहे थे, आपको याद होगा, मतलब जब वो द एक्सपोज फिल्म आई थी उसके बाद हिमेश रेशमिया के कितने सारे मीम्स वायरल हुए, तो वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को कैच कर लिया कि भाई मीम कल्चर इतना ज़्यादा है, अगर हम इस चीज़ को लेकर एक फिल्म बनाते हो तो वो उसका मतलब उसकी बात तो होगी। और ये हुआ भी। बैडस रवि कुमार की आप देखिए कितनी चर्चा हो रही है और फिल्म ने पिकअप पकड़ लिया है। लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं, भले ही वो हंसने के पर्पज़ से देखना चाहते हो, ये मजाक उड़ाने के पर्पज़ से देखना चाहते हो, लेकिन वो देखना चाहते हैं। और ये फिल्म आराम से 100 से 150 करोड़ के बीच की कमाई करके एक हिस्टोरिकल सक्सेस बनने जा रही है। खैर, अल्जारिया जी का क्वेश्चन है कि केजीएफ चैप्टर 3 की कमाई 2500 करोड़ तक होगी या नहीं। वहीं सेम उसी तरह अली हसन जी का क्वेश्चन है कि भाई केजीएफ चैप्टर 3 बन सकती है फ्यूचर में या नहीं। तो देखिए, दोनों ही क्वेश्चन केजीएफ चैप्टर 3 से रिलेटेड हैं। तो देखिए, केजीएफ चैप्टर 3 एक ऐसी फिल्म है, मेकर्स भी बहुत अच्छे जानते हैं कि हमारा ब्रांड जो है वो पूरी तरह से बेक हो चुका है। हम जब भी अपनी फिल्म को लेकर आएंगे, फिल्म हिस्टोरिकल कमाई करके दिखाएगी, तो ये तो 100% केजीएफ चैप्टर 3 बनेगी और हर हाल में बनेगी। ठीक है, उसको मेकर्स भी जानते हैं कि भाई इस मूवमेंट को तो हम कभी भी बिल्कुल जाने नहीं देंगे। मतलब बहुत ही कम फिल्में होती जिनको लेकर दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो केजीएफ चैप्टर 3 एक ऐसी फिल्म है जो जब आएगी तो 2000-2500 करोड़ की कमाई बहुत ही आराम से करने वाली, तो पक्के तौर पर करेगी भाई। और मेकर्स इसको बनाएंगे भी।
आप खुद सोचिए, अगर आप केजीएफ सीरीज के अगर प्रोड्यूसर होते तो क्या आप केजीएफ चैप्टर 3 को नहीं बनाते? डेफिनेटली बनाते। ये फिल्म बनेगी और बहुत अच्छा कमाई करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पार्थ मिश्रा जी की तरफ से है कि भाई बॉलीवुड की रिसेंटली मूवीज़ को इतनी सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, एंड क्या बॉलीवुड के डायरेक्टर के पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है? व्हाट यू थिंक? आपके क्वेश्चन में इस चीज़ का जवाब है कि मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि बॉलीवुड के जो ओरिजिनल फिल्में आ रही हैं, मतलब अभी भी बॉलीवुड इस चीज़ को नहीं समझ रहा है कि भाई साहब रीमेक फिल्मों का जो ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्योंकि वो एक टाइम था जब 2014, 15, 2010, 11 के आसपास की जो बातें थी, तो उस समय जो दर्शक थे वो साउथ की फिल्मों को इतना फॉलो नहीं करते थे। इस वजह से जब वो फिल्में हिंदी में बनती थी तो दर्शक उस चीज़ को देखते थे, पसंद करते थे। लेकिन आज की तारीख में यह है कि डे वन में लोग ओरिजिनल लैंग्वेज में फिल्मों को देख लेते हैं और देखना प्रेफर भी करते हैं। तो ऐसे में जब आप रीमेक बनाओगे तो भाई ऑडियंस क्यों देखेगी? फॉर एग्जांपल बेबी जॉन रीमेक थी अपना थेरी की, ठीक है। अभी आ रही लवयापा आ रही जो कि लव टुडे का रीमेक है। देवा को लेकर मैं कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस की रीमेक है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब आप समझ चुके हैं कि भाई रीमेक इस समय सबसे बड़ा ठप्पा है कि भाई अगर आपकी फिल्म रीमेक है तो उसको दर्शक बहुत बुरी तरह से नकारने वाले हैं। बहुत ही कोई रेयर केस हो तो चल गया। तो पहली चीज़ तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन, अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई आप रीमेक का सहारा लेना बिल्कुल बंद करो। आप रीमेक का सहारा लोगे, दर्शक पहले देख चुके हैं, वो फिल्म चलेगी नहीं। और दूसरी चीज़, आप कुछ नया कंटेंट देने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल आप मलयालम इंडस्ट्री की फिल्में देखो, हर एक फिल्म जब आप देखोगे हर एक्टर कुछ ना कुछ यूनिकनेस लेकर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर यूनिकनेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है अभी। मैं बहुत जोर लगाकर अगर मैं सोच रहा हूँ तो मेरे पास एक 12th फेल का एग्जांपल आ रहा है, इसके बाद लापता लेडीज़ का एग्जांपल आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसी फिल्म नहीं आ रही जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और मैं उसको मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हो। ऐसी कोई फिल्म नहीं है। फिल्म आ रही हैं, जा रही हैं, फिल्म ठीक ठाक डिसेंट सी सक्सेस भी बन जा रही हैं कुछ, लेकिन वो बात नहीं आ रही भाई। जो आप मलयालम फिल्मों को देखते हो तो 15-15, 20-20 दिन उस फिल्म का खुमार आपके ऊपर रहता है, तो वैसा नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मेकर्स को अपने स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। सेकेंड चीज़, आप रीमेक को पूरी तरह से अवॉइड कर दें, क्योंकि आज की तारीख में ओरिजिनल फिल्मों को लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें कुछ बहुत अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पैन इंडिया सक्सेस के ग्राफ को भी अगर आप देखते हो तो हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब मैं साउथ की फिल्मों को भी ऐड करके बोल रहा हूँ, या तो आपकी फिल्म में एक मास मसाला कमर्शियल एलिमेंट हो, लार्जर देन लाइफ सिनेमा, तो वो फिल्में चलती हैं और चली भी हैं। पठान, जवान, गदर 2, ठीक है, पुष्पा, KGF तो चलती हैं, ठीक। या तो आपकी फिल्म का कंटेंट बहुत ज़बरदस्त हो, कंटेंट की दम पर चलेगी। तो अगर फिल्में नहीं चल रही तो इसका कहीं ना कहीं साफ रीज़न यही है कि फिल्मों में कंटेंट उस लेवल का नहीं आ रहा है, और कोविड के बाद जो दर्शक हैं उन्होंने OTT पर जाना शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और नॉर्थ बेल्ट में ये भी है कि थोड़ा सिनेमा को लेकर उस तरह का कल्चर भी नहीं है, धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो कम भी हो रही हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि भाई अगर अच्छी फिल्में बनाई जाए तो लोग बिल्कुल देखेंगे, वरना उनके पास OTT पर बेहतर एग्जाम्पल पहले से हैं, बेहतर विकल्प पहले से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनोहर जी का, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। टाइगर वर्सेस पठान कल की 2898 AD का पार्ट 2 रिकॉर्ड तोड़ सकती है क्या? देखिए हाँ, ये दोनों किसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है? पुष्पा 2 का। देखिए पुष्पा 2 का जो रिकॉर्ड है वो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन आने वाली जो प्रोजेक्ट हैं जैसे कि कल की 2898 AD हो गया, या फिर KGF चैप्टर 3 हो गई, या फिर टाइगर वर्सेस पठान, ये सारी फिल्में अब इनका बॉक्स ऑफिस इतना बढ़ चुका है। मतलब अगर हम लोग देखते हैं एक सिनेरियो से, आज की तारीख में 1000 करोड़ हमें बहुत नॉर्मल सी बात लगती है। स्त्री 2 जो कि पैन इंडिया पर, उसे कहाँ पसंद किया गया, मतलब पसंद किया गया, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि मतलब उसके बॉक्स ऑफिस को आप ये कहोगे कि उसको तेलुगु इंडस्ट्री से, तमिल इंडस्ट्री से, मलयालम, कन्नड़ा से सपोर्ट मिला? नहीं मिला। इसके बावजूद हिंदी बेल्ट से वो फिल्म 900 करोड़ की कमाई करती है, और यहाँ पर मैं नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आज की तारीख में 1000 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2000 करोड़ भी अब धीरे धीरे अगर फिल्म का मोमेंटम बन गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये करेगी। और इसमें जो टाइगर वर्सेस पठान है भाई साहब, शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान, जिस दिन थिएटर में ये फिल्म आएगी, और इवन जब इसकी अनाउंसमेंट भी होगी, फिल्म तो आनी है तो पक्के तौर पर है, जिस समय इसकी अनाउंसमेंट हुई, ये फिल्म उसी तरह का धमाका करेगी जो कि वर्ल्ड लेवल पर एवेंजर्स एंड गेम जैसी फिल्मों ने किया था। टाइगर वर्सेस पठान बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये फिल्म ऐतिहासिक सफलता लेगी। 2500 से 3000 करोड़ तक की कमाई कर सकती है अगर इस फिल्म बहुत अच्छी बनती है तो। और इस फिल्म का बस तो डेफिनेटली रहेगा, ऐसी कोई बात तो है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, DSA मेरा, उनका क्वेश्चन है कि महाभारत काल से कहानी निकालकर मूवीज क्यों नहीं बनाते? कर्ण, अभिमन्यु, अश्वत्थामा, एकलव्य, भीष्म पितामह, ETC। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी, उसे भी साथ में ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। दीपक जी का क्वेश्चन है कि हाय सर, मेरा ये सवाल है कि महाभारत से
महाभारत पर ऐसा राजामौली सर फिल्म बनाने वाले थे, वो अब तक क्यों नहीं बन पाई और कब तक बनेगी, क्या आइडिया, मतलब इस तरह का क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारा जो इतिहास है, वहाँ से फिल्में क्यों नहीं बनाई जा रही, ठीक है। इनफैक्ट राजामौली सर का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वे महाभारत पर एक फिल्म बनाएंगे, आमिर खान का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वे महाभारत पर फिल्म बनाएंगे। लेकिन सही बताऊँ, ये इतना रिस्की प्रोजेक्ट है कि सब डरते हैं। मतलब लोग अब धीरे धीरे अटेम्प्ट करना शुरू कर चुके हैं, जैसे कि अश्वत्थामा और अभिमन्यु पर तो अभी फिल्में धीरे धीरे आएंगी। अश्वत्थामा पर एक द लॉर्ड, क्या नाम था यार मूवी का, मूवी मेरे नाम से मिस हो रहा है, लेकिन मतलब धीरे धीरे इन कॉन्सेप्ट्स पर लेकर मेकअप फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेकर्स उस जॉन में नहीं जा रहे हैं। मतलब वो जोन आप समझ रहे हो कि एक होता है फिल्म बनाने का तरीका, ये होता है कि भाई हम प्रेजेंट टाइम की फिल्म बना रहे हैं, वहाँ पर कैरेक्टर को हम वहाँ से लेकर आ रहे हैं, उसके रेफरेंसेस डाल रहे हैं, ठीक है, तो फिल्में चल जाती है। वहाँ पर मेकर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन जब बात आएगी कि भाई हम उसी युग की, सतयुग द्वापर युग की कहानी को उसी टाइम पीरियड के हिसाब से प्रेजेंट करें, तो ये मेकर्स के लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करिए कल्कि 2898 AD का, ठीक है, आपने पूरी फिल्म देखा, पूरी साइंस फिक्शन थी, सारी चीज़ें थी, आपको काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट भी हमारे पुराणों से देखने को मिलते हैं। लेकिन जो क्लाइमेक्स का आपको एक सीक्वेंस याद होगा, जहाँ पर कर्ण, अर्जुन व अश्वत्थामा वाला जो सीक्वेंस था, उसको जितनी ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया गया था पूरी फिल्म में, क्लाइमेक्स में, मतलब पूरी फिल्म एक तरफ और उसका क्लाइमेक्स का जो वो हिस्सा था, वो पोर्सन था जो नाग अश्विन साहब ने जो बनाया था, वो कितना बेहतरीन था। आज की तारीख में दर्शक की डिमांड यही है कि हमें जो महाभारत रामायण पर जो फिल्म चाहिए, उसी लेवल की चाहिए जो कल्कि के 2898 AD के फ्लैशबैक पोर्शन में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब उसी लेवल पर चाहिए। और उस लेवल पर फिल्म बनाना बहुत रिस्की है। एक तो हर डायरेक्टर इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लागत चाहिए। इवन पैसे की तो चलो हमारे देश में कोई कमी नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वो इस तरह की फिल्म को बनाने के लिए सैंक्शन कर देंगे। लेकिन उस तरह का डायरेक्टर जो इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा न्याय दे सके, ये बहुत बड़ी बात है। और राजामौली सर कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, देखो कब तक बनता है, लेकिन लोग इसमें हाथ डालने से डरते हैं। अभी देखो आदि पुरुष के समय क्या हुआ था, उन्होंने हाथ तो डाला, लेकिन उनको पता था कि हम भाई उस पीरियड को नहीं रिक्रिएट कर सकते, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो उस कहानी को लेकर हम लोग आज के टाइम फ्रेम में प्रेजेंट करते हैं, तो देखिए क्या हुआ। लेकिन आप देखते हैं नितेश तिवारी जी की जो रामायण आ रही है, मतलब रामायण महाभारत, ये सारे बहुत इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हैं। अभी तक कोई मेकर इस पर न्याय नहीं कर पाया, सिवाय जो डीडी नेशनल पर जो ओरिजिनल रामायण और महाभारत आई, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो फिल्मों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई न्याय नहीं कर पाया है। तो बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए हाथ डालने से पहले लोग सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है बननी चाहिए, बनेगी तो दर्शक इस तरह की फिल्मों को पसंद बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौरभ देशमुख जी का, SSMB 29 मूवी जो है उसका हिंदी कलेक्शन कितना जा सकता है। देखिए SSMB 29 अगर उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सामने एक नाम आता है वो है SS राजामौली। SS राजामौली सर की पॉपुलैरिटी पैन इंडिया पर किसी बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार से बिल्कुल कम नहीं है। एक तरफ आप किसी बड़े हीरो की फिल्म ला दो और दूसरी तरफ अगर आप SS राजामौली सर की कोई Tier 2 हीरो को लेकर कोई फिल्म बना देना तो भी वो फिल्म पैन इंडिया पर सक्सेस हो जाएगी। ये पॉपुलैरिटी है राजामौली सर की। तो उनकी पिछली फिल्म बाहुबली 2 हो गया, RRR हो गया, इन सब फिल्मों ने 400-500 करोड़ की आराम से कमाई करी है। तो SSMB 20 की मिनिमम कमाई 500 करोड़, तो नेट कलेक्शन आप हिंदी बेल्ट से मान ही सकते हो। इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जाने वाली है। फिलहाल आपने पूछा है कि कितना कर सकती है, तो मैंने मिनिमम 500 करोड़ और मैक्सिमम 1000 करोड़, तो आप 100% आप हिंदी बेल्ट से मान सकते हो। तो इसके बीच ये मेरा ओपिनियन रहेगा। खैर बहुत बड़ा गैप दे दिया 500 करोड़ से 1000 करोड़, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था कि मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो मिनिमम 500 करोड़ तो करेगी किसी कीमत पर, नो डाउट। खैर दिग्विजय जी का क्वेश्चन ये है कि सर कल्कि पार्ट 1 ने 1200 करोड़ की कमाई की थी, उस हिसाब से पार्ट 2 का कितना पोटेंशियल लगती है। देखिए कल्कि की अगर बात करें तो विदाउट एनी, मतलब अभी तक 1000 करोड़ के कलेक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास सीक्वल फिल्मों के एग्जांपल आते हैं, लेकिन कल्कि एक ऐसी फिल्म रही थी जिसका इससे पहले कोई पार्ट तो नहीं आया था, इसके बावजूद फिल्म ने 1000 करोड़ की कमाई करी, इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट थे, तो फिल्म का एक मोमेंटम तो बन ही चुका है, ठीक है। तो फिल्म आराम से, मुझे ऐसा लगता है 1500 से 2000 करोड़ के बीच कमाई बहुत ही आराम से कर लेगी। इसका अगर सेकंड पार्ट रिलीज होगा, बहुत जल्द रिलीज होगा, तो कर लेगी, आराम से करेगी। और ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रवत कुमार सिंह का, हाउ डू यू सी द राइज ऑफ कन्नड़ा इंडस्ट्री आफ्टर द सक्सेस ऑफ KGF एंड यस एस पैन इंडिया सुपरस्टार। देखिए कन्नड़ा इंडस्ट्री की जब हम लोग पैन इंडिया सक्सेस की बात करते हैं तो हमारे सामने हमेशा KGF और कंतारा जैसी फिल्मों के नाम रहती है, लेकिन मैं डे वन से मानता हूँ कि कन्नड़ा इंडस्ट्री को बहुत सारे जो नॉर्थ बेल्ट के दर्शक हैं, ठीक है, उन्होंने कन्नड़ा फिल्मों को जिस फिल्म से देखना शुरू किया था वो थी रंगी तरंगा।
ठीक है। अनु भंडारी सर की फिल्म थी। रंगी तरंगा को हिंदी बेल्ट में जिस तरह से पसंद किया गया था, मुझे ऐसा लगता है उसके बाद मेकर्स को एक आइडिया लग गया था कि अगर हम अच्छी फिल्म बनाएंगे तो लोग पसंद करेंगे। इसके बाद KGF चैप्टर 1 ने तो इतिहास रचा, KGF चैप्टर 2 आई, कंतारा आई, तो ये सारी फिल्मों ने कन्नड़ा इंडस्ट्री को मालूम यहाँ से यहाँ उठा दिया। अगर आप KGF से पहले की बात करो, ठीक है, KGF से पहले अगर हम देखते हैं तो अगर हम मोटा मोटी टॉप इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बॉलीवुड को रखते थे, इसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री को रखते थे, फिर तमिल इंडस्ट्री को रखते थे, फिर कहीं जाकर कन्नड़ा इंडस्ट्री और मलयालम इंडस्ट्री की बात करते थे। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस फिगर और बॉक्स ऑफिस सक्सेस को देखें तो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 सालों में कन्नड़ा इंडस्ट्री ने तमिल इंडस्ट्री को के मतलब बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल के मामले से कह रहा हूं मैं कि कहीं ना कहीं उसको बीट करने की या टक्कर देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो देश की टॉप इंडस्ट्रीज में एक टाइम आया कि बॉलीवुड, तेलुगु, फिर कन्नड़ा इंडस्ट्री का हम लोग नाम लेने लगे। लेकिन पिछले में जो 2 फिल्में रिलीज हुई थी, एक थी कब्जा, दूसरी थी मार्टिन, जिसकी वजह से थोड़ा इंडस्ट्री का नाम खराब जरूर हुआ था। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की चीज़ें तो हर इंडस्ट्री में होती रहती हैं। तो इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। इंडस्ट्री के पास बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं। मतलब मैंने एक वीडियो किया था शंकर नाग सर पर, और इससे पहले उपेंद्र सर की। आप देखिए अर्ली 2000 में कन्नड़ा इंडस्ट्री में किस तरह की फिल्में बनती थी, इस पर तो हमने डिटेल वीडियो करा ही है। और इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में रक्षित शेट्टी हैं, ऋषभ शेट्टी हैं, राजबी शेट्टी हैं। ये एक्टर्स जो है ना, ये कन्नड़ा इंडस्ट्री में कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ एक पैरेलल सिनेमा, एक कंटेंट ड्रिवन मूवीज को लेकर बराबर लेवल पर चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, यस एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए, ऋषभ शेट्टी को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। एक एक्टर और है जिसको मतलब जिसकी फिल्मों को बहुत ज़्यादा चलना चाहिए, वो है रक्षित शेट्टी सर। रक्षित शेट्टी सर को तो मेरा सैल्यूट है, उनकी जो फिल्में होती सीधा यहाँ पर टच करती हैं। तो इंडस्ट्री के पास अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इंडस्ट्री तो भविष्य में बहुत ग्रोथ करने वाली है। और अभी इस साल आने वाली कंतारा चैप्टर 1, जो कि ऑब्वियसली कंतारा का प्रीक्वल होगा, और ये फिल्म भी बहुत बड़ी सक्सेस बनने जा रही है कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से। तो फिंगर क्रॉस्ड हैं। खैर, अगला क्वेश्चन है सुक्रू पाटिल जी की तरफ से। उनका क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है मार्को 2 में चियान विक्रम सर उन्नी मुकुंदन के साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं बाय मीटिंग द मार्को डायरेक्टर। देखिए, रिसेंटली हुआ ये था कि चियान विक्रम सर की एक तस्वीर वायरल हुई थी जहां पर वे उन्नी मुकुंदन और फिल्म के डायरेक्टर के साथ नजर आ रहे थे। उसी के बाद से इस तरह की स्पेकुलेशन लगने लगी कि चियान विक्रम जो है वो मार्को 2 में शायद नजर आ सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, इस चीज पर कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। हालांकि न्यूज तो इस तरह की निकल कर आई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब होता कि है कि नहीं वो तो आगे हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी इस चीज पर ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। हो सकता है ऐसा इन जनरल लोगों ने मीटिंग करी हो, मिले हो इस तरह से। तो खैर, लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि मार्को को पैन इंडिया पर एक बड़ी सक्सेस मिली है। इसके बाद जो मार्को 2 होगी ना, मेकर्स उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए उसमें किसी बड़े एक्टर को जरूर कास्ट उनको करना चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो फिल्म का मोमेंटम और ज़्यादा हाई होगा। और मार्को की तो अभी मार्को पार्ट 3 पार्ट 4 कहाँ तक मेकर्स इसको लेकर जाएंगे, इस पर एक क्लियरेंस तो नहीं है। लेकिन उन्नी मुकुंदन एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि इसके काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की स्टार पावर को बढ़ाने के लिए मेकर्स नॉर्थ से या फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक्टर्स को कास्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। फिलहाल चियान विक्रम सर को लेकर अभी तो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वे इस फिल्म में होंगे, ठीक है। समीर जी का क्वेश्चन ये है कि ब्रो, आई हैव वन क्वेश्चन, विदाउट पैन इंडिया फिल्म हु इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब कुल मिला के मैं क्वेश्चन का भाव आपको बता देता हूँ। इनका क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा स्टार जिसके अभी तक पैन इंडिया पर कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। मतलब पैन इंडिया फिल्म तो आप जानते हो, पैन इंडिया फिल्में जैसे बाहुबली, KGF, पुष्पा, मतलब उस तरह की पैन इंडिया मार्केट को ध्यान में रख के फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो एक पैन इंडिया सुपरस्टार उनको कह सकते हैं। तो ऐसे एक्टर मुझे एक ही नजर आते हैं, वो है थलापति विजय। थलापति विजय की कोई भी फिल्म ऐसी नहीं रही जिसको पैन इंडिया दर्शक के हिसाब से हम लोग कहें कि हाँ भाई ये पैन इंडिया के लिए फिल्म बनाई गई। उनकी एक नॉर्मल तमिल ऑडियंस के लिए फिल्में बनती हैं जो पैन इंडिया पर हिंदी में, तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मेरे हिसाब से थलापति विजय वो एक्टर हैं जो विदाउट पैन इंडिया फिल्म एक पैन इंडिया सुपरस्टार के तौर पर मैं उन्हें कंसिडर करता हूँ। मतलब उस तरह जिस तरह का उनका मार्केट है, तो मुझे तो ये चीज़ ऐसा लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि सार्थक जी का क्वेश्चन है कि मैं आपका ओल्ड सब्सक्राइबर हूँ, थैंक यू सो मच भाई। कह रहे थला अजीत कुमार क्यों इतने अंडररेटेड हैं, या फिर उनके बारे में जितनी बात होनी चाहिए उनकी उतनी बात क्यों नहीं होती, ठीक है। तमिलनाडु में अजीत कुमार से ज़्यादा स्टारडम है विजय सर का, प्लीज़ आंसर। मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि अजीत कुमार सर अंडररेटेड हैं, उनकी इतनी बात क्यों नहीं होती, किसका ज़्यादा स्टारडम। देखिए, अजीत सर कोई अंडररेटेड स्टार नहीं है, वो तमिल इंडस्ट्री के बिगेस्ट सुपर स्टार हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि किसका स्टारडम ज़्यादा है, किसका स्टारडम कम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर बात नहीं करनी चाहिए। विजय, अजीत दोनों ही अपने सेम लीग के एक्टर हैं, दोनों का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल सेम ही है, दोनों ही बहुत बड़े सुपरस्टार है। तो एज अ रिस्पेक्ट हम लोग इस चीज़ पर नहीं जाएंगे। और रही बात, वो अंडररेटेड नहीं है भाई, उनकी जर्नी बहुत कमाल की है। मतलब एक बाइक मैकेनिक से अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उन्होंने बाइक रेसिंग में, कार रेसिंग में अपनी
थर्ड रैंक अचीव किया, तो ये अपने में कितनी बड़ी बात है। वो एक्टर जो है ना वो भाई वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और अपनी लाइफ में जिस तरह से वो जीना पसंद करते हैं उस तरह से रहने की कोशिश करते हैं। मतलब अजीत सर की मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पहली चीज़ देखिए आप, वो एक्टर जो हैं वो नेचुरल लुक में रहना पसंद करते हैं। वो अपने बालों को डाई नहीं करते, बहुत सारी चीज़ जो है वो रियलिटी लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, बहुत ही डाउन टू अर्थ एक्टर है। उनके काफ़ी सारे मैंने वीडियोज़ देख रखे हैं जहाँ पर वे कभी पिज़्ज़ा बॉय को कॉल कर देते हैं, कभी किसी को, और बहुत ही नॉर्मली हम्बलनेस के साथ पूरा उनका जो प्रेजेंटेशन होती है मीडिया में ऑफ स्क्रीन, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अजीत सर कोई ऐसा नहीं है, वो बस अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, वेकेशंस पर जाते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ कर रहे हैं, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल भी रही हैं। लोग ज़्यादा शायद इसलिए नहीं बात करते क्योंकि अजीत सर के खाते में अभी उस तरह की फिल्म हमें देखने को नहीं मिल रही जो पैन इंडिया पर जिनकी चर्चा होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि KGF, पुष्पा, अगर इस तरह की फिल्में अजीत सर के पास होती तो डेफिनेटली उनकी बात होती। तो अंडररेटेड वगैरह तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये गुड बैड अगली और विदा मिर्ची जब रिलीज हो जाएगी तो अजीत सर का एक बहुत बड़ा पैन इंडिया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो सकती है, जिसमें शायद आपको प्रशांत नील का नाम सुनने को मिले। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन भी है आगे जिसमें पूछा गया है कि अजीत कुमार क्या प्रशांत नील के साथ कोलैब करने वाले हैं। देखिए हाँ, इसकी स्पेकुलेशन बहुत तगड़ी निकल कर आ रही है और कुछ मेकर्स, कुछ व्यूवर्स तो ये भी कह रहे हैं कि क्या KGF चैप्टर 3 में यश के साथ नजर आ सकते हैं, तो इसकी भी स्पेकुलेशन नजर आ रही है। तो मतलब अभी जो दो फिल्में कंटेंट ड्रिवन आ रही हैं, गुड बैड अगली और दूसरी विदा मिर्ची, जैसे ये दोनों रिलीज होती हैं तो इसके बाद अगले प्रोजेक्ट इनकी पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट करके ही बनाए जाएंगे, जिसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम हमें सजेस्ट हो रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर है KGF फेम डायरेक्टर प्रशांत नील। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देव नारायणन जी का। क्वेश्चन है ये है कि स्पिरिट, एनिमल पार्क और पुष्पा 3 विच आर यू वेटिंग फॉर द मोस्ट। इन तीनों फिल्मों में से मुझे किस फिल्म का सबसे ज़्यादा इंतजार है। टू बी ऑनेस्ट, देखिए स्पिरिट अभी रिलीज नहीं हुई है, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म है तो एक्सपेक्टेशन तो है। पुष्पा 3 भी सुकुमार सर की फिल्म है, लेकिन मैं आपको अगर अपनी ऑनेस्टली बताऊं तो मैं पुष्पा सीरीज़ का उतना बहुत बड़ा फैन नहीं रहा हूं। तो मुझे फिल्म ठीक लगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बेकार लगी या फिर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इन तीनों फिल्मों में जिस फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है एनिमल पार्क। एनिमल मुझे रिसेंट समय की सबसे अच्छी फिल्म लगी थी, जब संदीप रेड्डी वांगा सर, रणवीर कपूर जिस लुक में उनको प्रेजेंट किया गया था तो मुझे बहुत बढ़िया लगा था। एनिमल पार्क का मुझे बहुत इंतजार है। इन तीनों फिल्मों में अगर आप बात करोगे तो मेरा चॉइस होगी एनिमल पार्क। ठीक है। इसके बाद यूजर विकास लिंबू जी का क्वेश्चन ये है, क्या लगता है भाई आपको स्पिरिट, सलार पार्ट 2, कल्कि 2898 AD पार्ट 2 एंड SSMB 29 में कौन सी फिल्म ज़्यादा बॉक्स ऑफिस करेगी, बताइए। लव फ्रॉम नेपाल। थैंक्स भाई। तो इस फिल्म में देखिए कल्कि 2898 AD का बॉक्स ऑफिस मुझे जो लगता है, देखिए मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मैं गलत हूँ तो आप अपना भी रख सकते हो। कल्कि 2898 AD का जो है 1600-1700 करोड़ के आसपास लग रहा है। ठीक है। सलार भी मुझको ये 1000-1500 करोड़ वाली लग रही है। स्पिरिट भी सेम इसी तरह से आप मान सकते हैं 1000 से 1500 करोड़ के बीच। SSMB 29 मुझे ज़्यादा लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक ऐतिहासिक सक्सेस बनेगी क्योंकि इस फिल्म को पैन इंडिया नहीं ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर फिल्म में नजर आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म है SSMB 29 ये सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस के तौर पर टर्न आउट होगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, विकास भाई जी का क्वेश्चन है कि क्या लगता है 2025 में अक्षय कुमार का कमबैक हो सकता है। इसके बाद देव नारायणन जी का भी क्वेश्चन फिर से अगेन है कि क्या हाउसफुल 5 से अक्षय कुमार का कमबैक होगा। इसके बाद विकास भाई का क्वेश्चन है, अच्छा सेम विकास भाई ने दोबारा पूछा है कि 2025 में अक्षय कुमार का कमबैक हो सकता है या नहीं। देखिए अक्षय कुमार के जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अभी स्काई फोर्स अभी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। फिल्म की हाइप उतनी नहीं बनी है तो मुझे थोड़ा सा फिल्म की सक्सेस पर डाउट है। हाउसफुल 5 में इतनी सारी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट दे दी है तो भी मुझे थोड़ा सा इतना ज़्यादा बिलीव नहीं आ रहा। मुझे 2 प्रोजेक्ट हैं जिस पर मुझे थोड़ा बहुत नहीं मतलब ठीक ठाक बिलीव है। एक फिल्म है हेरा फेरी का पार्ट 3, जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म चलनी चाहिए, चलेगी 100%, क्योंकि हेरा फेरी वो ब्रांड है जिसको दर्शक देखना पसंद करेंगे। इसके बाद दूसरी जो फिल्म है भूत बंगला, प्रियदर्शन सर के साथ उनका कोलैबोरेशन काफ़ी लंबे समय के बाद होगा, तो इस वजह से मैं उस फिल्म को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो ये 2 फिल्में हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि ये फिल्में चलनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि मुरली जी का क्वेश्चन ये है कि सर प्रभास अन्ना के आने वाले लाइनअप हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। लव फ्रॉम महाराष्ट्र। भाई साहब ये तो सब किसी को मालूम है कि प्रभास सर
के पास जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो शायद ही अभी किसी एक्टर के पास होंगे। एक तो उनकी मूवी आ रही है द राजा साहब। राजा साहब मुझे उस पर थोड़ा सा मुझे डाउट बस इसलिए है क्योंकि उसका जॉनर बहुत ज़्यादा अलग है, हॉरर कॉमेडी जोन में जा रही है, तो फिल्म कैसा परफॉर्म करेगी ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रभास सर को मास मसाला कमर्शियल फिल्म एक्शन फिल्मों में लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब राधे श्याम आई थी तो वहाँ पर यही प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये फिल्म अलग है, अच्छा लगता है कि पैन इंडिया सुपरस्टार होने के बावजूद एक्शन फिल्में उनकी चलती हैं, ये जानने के बावजूद वे इस तरह के जॉनर में अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि फिल्म अच्छा परफॉर्म करे, कुछ नया वो डिलीवर करें। लेकिन इसके बाद देखिए इनकी आएगी स्पिरिट आनी है, कल की 289882 का पार्ट 2 आना है, सलार का पार्ट 2 आना है, इसके बाद फौजी नाम की फिल्म आ रही है। तो ये जो फिल्में हैं भाई, इन फिल्मों का हर एक फिल्म का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल 1000-1500 करोड़ है, जो आज तक अभी फिलहाल मेरी नज़र में ऐसा कोई एक्टर नहीं नज़र आ रहा है जिसकी फिल्मोग्राफी में आने वाली जो फिल्में हो उनका बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल इतना 1000 करोड़ प्लस हो ही। तो प्रभास सर का जो लाइनअप है वो तो आउटस्टैंडिंग है भाई, उस पर तो कुछ कहना ही नहीं है, सबसे तगड़े लाइनअप प्रभास सर के ही हैं। ठीक है, रमजान जी का क्वेश्चन ये है कि भाई थलपति 69 का टीजर कब आएगा, और जेलर 1 ने 600 करोड़ प्लस की कलेक्शन की कमाई करी तो जेलर 2 के 1000 करोड़ कर सकती है। देखिए तमिल इंडस्ट्री के साथ हम लोग का हमेशा से यही मानना था कि तमिल जो फिल्में हैं वो 1000 करोड़ तक नहीं पहुंच पा रही लेकिन पिछले दिनों नेल्सन दिलीप कुमार ने जो अपनी जेलर 2 की अनाउंसमेंट करी है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है। देखिए जेलर ने जब OTT पर रिलीज़ हुई तो उसको लोगों ने काफ़ी देखा। इवन मैं आपको बता दूं, जब मैं गांव गया था अपनी नानी के घर, वहाँ पर भी मतलब लोग इतना साउथ की फिल्मों को, तमिल फिल्मों को लेकर इतना अवेयर नहीं रहते, लेकिन रजनीकांत साहब की जेलर मूवी को वो मोबाइल में देख रहे थे। हालांकि वो पायरेटेड थी और पायरेसी वगैरह थी उसकी, पायरेट मतलब लोग डाउनलोड करके उसको देख रहे थे, लेकिन उस फिल्म को देख रहे थे, उसकी फिल्म की काफ़ी तारीफ भी करी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ बेल्ट में कहीं ना कहीं एक डिसेंट सा बज जेलर फिल्म का बन चुका है। तो नॉर्थ बेल्ट से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म 100 से 150 करोड़ की कमाई कर सकती है। जेलर की मैं बात कर रहा हूँ, जेलर 2 की। बाकी तमिल से मतलब ठीक है, जेलर को लेकर हम ये मान सकते हैं कि फिल्म का सीक्वल है तो हाई क्वालिटी रहेगी, और हर सीक्वल फिल्म अपने पहले पार्ट्स के कंपेयर में एटलीस्ट 1.5 गुना कमाई तो करती है। तो जेलर 2 हाँ एक ऐसी फिल्म बन सकती है जो मे भी 1000 करोड़ की कमाई करे। और थलपति 69 का टीजर कब तक आएगा, टीजर कब तक आएगा तो आप इस साल के सितंबर तक आप मान सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि थलपति विजय सर अपनी फिल्मों को बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं और उनकी फिल्में का टीजर जल्दी रिलीज़ किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है आ जाना चाहिए तब तक। ठीक है, इनका क्या नाम है, ओमडवान जी का पता, ओमडवान। इनका क्वेश्चन ये है कि तमिल की इतनी शानदार फिल्में हिंदी में अच्छा बिजनेस क्यों नहीं कर पा रही। पुष्पा 2 से कई बेहतर कैथी, विक्रम, सरदार, जेलर और मास्टर जैसी फिल्में थी। देखिए यहाँ तो पहली बात तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे पैन इंडिया सक्सेस से। सवाल ये ज़रूर हम लोग ले सकते हैं कि पैन इंडिया पर तमिल फिल्में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही। तो पहली चीज़ हमने कई वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पहली चीज़ उनका कंटेंट जो है वो अपने स्टेट को टारगेट करता है। मतलब आप कोई भी फिल्म आप उठा के देख लो तो वो स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर तक ही रहते हैं, वहाँ का सब्जेक्ट, वहाँ की समस्याएं, उन्हीं सब चीज़ों को उठाया जाता है। तो इसकी वजह से ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती, फिल्म का प्रॉपर प्रमोशन नहीं होता है। ठीक है, और कोई जैसे ये जो फिल्मों का आपने नाम भी लिया तो उनको पैन इंडिया पर रिलीज नहीं किया गया था। विक्रम रिलीज हुई थी तो उसे लोगों ने ठीक ठाक देखा था। अगर उसका फिल्म का बाकायदा अच्छे से प्रमोशन किया जाए, बड़े लेवल पर बनाया जाए, पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट करके बनाया जाए तो फिल्में चलेंगी, और आने वाले समय में काफ़ी सारी फिल्में ऐसी आएंगी जो चलेंगी। ठीक है, सोना वानी जी का क्वेश्चन ये है कि भाई अगर रोहित शर्मा पर बायोपिक बनती है तो उसमें एक्टर सर्वानंद को लेना चाहिए। मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन से मैं भी एग्री करता हूँ। सर्वानंद और रोहित शर्मा जी की जो फेस कट है, चेहरे की बनावट है, वो बहुत अच्छे से एक दूसरे से मैच करती है। तो अगर ऐसा बनता है तो भाई बिल्कुल सर्वानंद सर को लेना चाहिए, अच्छी बात होगी। और सर्वानंद भी अच्छे एक्टर हैं, उनकी फिल्में मुझे काफ़ी पसंद रहती हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि महेश जी का क्वेश्चन ये है कि डायरेक्टर सुकुमार नेक्स्ट फिल्म कौन सी होगी और किस एक्टर के साथ होगी, कोई अपडेट प्लीज़। देखिए डायरेक्टर सुकुमार की अगली फिल्म, आप देखिए पुष्पा 3 को तो बनने में वो काफ़ी समय लेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी अगर लाएंगे तो ऑडियंस थोड़ा सा उनके अंदर इंतजार नहीं होगा। जब चीज़ का लोग इंतजार करें बेसब्री से तो उसके बाद ही फिल्म को देखने में मज़ा आती है। तो अभी से मान लीजिए पुष्पा 3 को आते आते 2028-29 लगेगा। ठीक है, तो सुकुमार सर की अगली फिल्म जो है वो रामचरण के साथ होने वाली है। ये एक पक्की अपडेट निकल कर आई है, काफ़ी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ये चीज़ मैंने पढ़ी है, मुझे अपडेट मिली थी। तो सुकुमार सर की अगली फिल्म रामचरण के साथ होगी। आपको याद होगा उनकी फिल्म जो रंगस्थलम थी कितनी बड़ी सक्सेस साबित हुई थी। बाहुबली 2 के बाद तेलुगु इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, पहली 200 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म वही थी। तो सुकुमार सर दोबारा से अगेन फिर वो रामचरण के साथ कोलैब करने वाले हैं। अब देखते हैं कि वो फिल्म को कैसा लाते हैं। इसी तरह से रॉ रूलर लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। खैर,
इसके बाद उपकार उपकार जी का क्वेश्चन ये है कि भाई आप नेपाली मूवी देखना पसंद करते हो, आज तक कितनी नेपाली मूवी देखी है, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन जरूर बताइए। देखिए मैंने एक ही नेपाली मूवी देखी है, उसका नाम है प्रेम गीत 3। उसको मैंने थिएटर में जाकर देखा था, फिल्म का काफ़ी हाइप बना हुआ था, मैंने देखा था, मुझे अच्छी लगी थी। तो ज़्यादा तो अभी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन भविष्य में ज़रूर देखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। खान पठान जी का क्वेश्चन ये है कि भाई RC16 का रंगस्थलम से कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या? देखिए RC16 के डायरेक्टर हैं बुच्ची बाबू सना। ये जब रंगस्थलम मूवी आई थी तो उस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, फिल्म के डायरेक्टर थे सुकुमार। तो अब बुच्ची बाबू सना रामचरण को लेकर RC16 बना रहे हैं, तो फिल्म को लेकर ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर सुनने को मिल रहा है कि ये फिल्म भी वैसे ही गाँव वाली पृष्ठभूमि पर बेस्ड होगी, रामचरण का लगभग उसी तरह का अवतार भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि रंगस्थलम से कनेक्शन होगा, लेकिन फिल्म उसी जॉनर की है तो इस वजह से स्पेकुलेशन लग रही है। आगे कुछ अपडेट निकल कर आती है तो इस पर बात करना ज़्यादा सही होगा फिर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर आपको क्या लगता है थलपति विजय की 1000 करोड़ की मूवी हो सकती है, कौन सी हो सकती है? थलपति 69 मुझे वैसे तो Q&A फर्स्ट में हमने इस चीज़ पर चर्चा किया था कि विजय सर की कौन सी ऐसी फिल्म है जो 1000 करोड़ की कलेक्शन कर सकती है। देखिए अभी तो मुझे नहीं लग रहा है, ये जो थलपति 69 है इसका कलेक्शन जो मुझे 700 करोड़ के आसपास लग रहा है, क्योंकि विजय सर की आखिरी फिल्म है, बस भी बना हुआ है तो 600 से 700 करोड़ की कमाई करेगी। 1000 करोड़ तो अभी नहीं लग रहा है, जब होगा तो बताते हैं फिर। रॉकी बैल जी का क्वेश्चन ये है कि मुझे लगता है कि आजकल जो साउथ इंडियंस मूवी है उनके जो कलेक्शन है वो फेक लगते हैं, आपका क्या ओपिनियन? देखिए ये कलेक्शन जो फेकनेस की जो बात आई है कि कलेक्शन फेक है, ये आज से नहीं है। आप जब नॉर्थ बेल्ट बॉलीवुड की फिल्मों की बात करते हैं तो उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग हमें देखने को मिलती है, और बड़े बड़े ट्रैकिंग वेबसाइट हैं जो एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ जो डाटा प्रेजेंट करते हैं, और प्रोड्यूसर का जो फिगर निकल कर आता है उसमें 19-20 का ही फिगर होता है। लेकिन साउथ बेल्ट में ऐसा हो रहा है कि भाई जो कलेक्शन आ रहा है और जो डाटा निकल रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है। यहाँ पर से एक बड़ी समस्या निकल रही है। इसके बाद से जैसे कि गेम चेंजर को लेकर बड़ा हुआ कि यार इतना कैसे कमा लिया, ट्रैकिंग डाटा कह रहे थे 80-90 करोड़ की ओपनिंग, वहाँ पर 150 करोड़ जा रही, तो इतना डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं जा सकता। हालांकि गेम चेंजर के साथ हो, इसके अलावा तमिल इंडस्ट्री के जो कलेक्शन आते हैं कि एक स्टेट में 300 करोड़ कमा लिया, 400 करोड़ कमा लिया, 500 करोड़ कमा लिया, तो इस पर भी कोई हमें प्रॉपर कभी क्लियरेंस कभी मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसे में जो आप बात कह रहे हो ये बात तो कहीं ना कहीं सच लगने लगती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, अभी जो रिसेंट बॉक्स ऑफिस पर जो जिन फिल्मों का जो साथ जो हुआ, तो यहाँ पर फतेह मूवी एक ऐसी थी जो अपना ऑनेस्टी के साथ अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेजेंट कर रही थी, तो मुझे काफ़ी देख के अच्छा लग रहा था कि चलो 150-200 करोड़ नहीं, वो अपना 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा था, अच्छा मतलब ऑनेस्टी से बताना चाहिए आज की तारीख में कि कौन कौन पहले दिन पर कितनी करोड़ की कमाई दे रहा है, ये फैशन बन चुका है। मुझे लगता है इस चीज़ पर रोक लगनी जरूरी है और जल्द ही लगनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आलम खान जी का क्वेश्चन है कि संडे को रिप्लाई कीजिएगा, भाई क्या किंग मूवी 1000 करोड़ के पार हो सकती है SRK की, और क्या कोई SRK से बड़ा स्टार हो सकता है बॉलीवुड में? देखिए बड़े स्टार की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि SRK के बाद बॉलीवुड में जो बड़ा सुपरस्टार होगा वो मुझे रणवीर कपूर नज़र आ रहा है, मुझे अपने स्तर तक नज़र आ रहा है। आपको कौन लग रहा है आप बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या किंग मूवी 1000 करोड़ की कमाई कर सकती है? देखिए पठान जवान के बाद शाहरुख खान का मार्केट पूरी तरह से रिवाइव हो चुका है। शाहरुख खान भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि भाई फिल्म को एक गैपिंग में लेकर आओ। देखिए पिछले साल शाहरुख खान की कोई मूवी रिलीज नहीं हुई, अब जब किंग आएगी तो ऑडियंस उस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड रहेगी। शाहरुख खान की ओवरसीज मार्केट में अच्छी पकड़ है। हिंदी बेल्ट में जो आप देखा स्त्री 2 जैसी फिल्म, जैसी का मतलब ये नहीं कि मैं उसको डिमीन कर रहा हूँ, ऐसा कोई मतलब नहीं, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्त्री 2 जो है उसने 800-900 करोड़ की कमाई करी, तो हिंदी बेल्ट से इतना पोटेंशियल है कि 700-800 करोड़ की कमाई करी जा सकती है। और शाहरुख खान का ओवरसीज मार्केट में भी अच्छी खासी मार्केट है, तो वहाँ से भी अच्छा कलेक्शन निकल कर आएगा। और अगर साउथ से भी थोड़ा सा ठीक ठाक सपोर्ट मिल गया तो फिल्म करेगी। कहीं 1000 करोड़ की फिल्म मुझे लग रही है, फिल्म करनी चाहिए इतना। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगले Q&A में आप क्या चाहते हैं मैं किन क्वेश्चंस का जवाब दूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।